कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेटेड है। रेगुलेशन का मतलब आपके नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन और कौन सा कंट्रोल है? हार्मोनल कंट्रोल। बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम हैं। कौन सा? एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। 10th में ही आपने ये बात समझ ली थी, कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था। यहाँ हर आप फिजियोलॉजी के बाद रेगुलेशन पढ़ रहे हो। ब्रीदिंग में भी देखा था, इधर भी देख रहे हो। ब्रीदिंग में नर्वस न्यूरल कंट्रोल था, एंडोक्राइन कंट्रोल नहीं होता। इधर आपका दोनों का कंट्रोल है, नर्वस सिस्टम का भी कंट्रोल होता है और हार्मोनल कंट्रोल होता है। दोनों कंट्रोल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। एक वर्ड ये है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब है कि ये खुद से कंट्रोल करता है। खुद से कंट्रोल करता है कैसे? ऐसे नोड के थ्रू। नॉर्मल एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? नॉर्मल एक्टिविटी जो इम्पल्स जनरेशन का काम करता है, ऐसे नोड पेसमेकर बोलते हैं। और उसके बाद उसकी हमारी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की एक्टिविटी है वो नॉर्मली चल रही होती है। नॉर्मल हार्ट बीट जो हमारा है वो रेगुलेटेड है ऐसे नोड से। मतलब हार्ट की मसल्स इटसेल्फ खुद अपने आप को रेगुलेट करती हैं, किसी नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, किसी एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में बात चल रही है, ठीक है। लेकिन स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये रेस्पिरेटरी सेंटर भी इधर ही था, है ना, कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो इसका एक टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी का इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और हार्ट बीट भी हमारा एक कैसा एक्टिविटी है? इनवॉलेंट्री है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्डियक फंक्शन ये ANS के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ ANS दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और दूसरे को बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक। ये नर्व के टाइप हैं। जैसे सिंपैथेटिक की बात करें तो ये एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक की जो नर्व्स हैं वो उस कार्डियक एक्टिविटी को फिर से नॉर्मलाइज कराती हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं इंक्रीज करता है रेट ऑफ हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। दोनों, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगा तब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जिससे दोनों का हमारा इम्पैक्ट पड़ाना है किस पे? एक्चुअली कार्डियक आउटपुट पे। और कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यही होता है, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ये भी ANS का ही पार्ट है। ये डिक्रीज़ कराता है हार्ट की जो नॉर्मल, जो आपने इंक्रीज़ करा है किसके? सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, उसको ये फिर से नॉर्मलाइज कराता है बाय द पोटेंशियल, ये जो आपका एक्शन इम्पल्स था। एंड एक और है जो आपको हार्मोनल कंट्रोल के लिए ये पॉइंट ध्यान देना है। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड याद हो गया होगा, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है। एड्रिनल ग्लैंड का जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उनके टिश्यूज़ को भी वही कॉर्टेक्स एंड मेडुला में डिवाइड करते हैं। तो इनर जो टिश्यू है उसको बोला जाता है मेडुला। अभी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ये सब, अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है। तो ये बीच का जो सेल्स होता है इसको बोला जाता है मेडुला, और ये सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स। दो हार्मोन हैं जिसका एक्चुअली एक कॉमन नेम है इमरजेंसी हार्मोन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, है ना, या फिर आप इसको क्या बोलते हो? एड्रिनेलिन या फिर नॉर एड्रिनेलिन। तो इसके कई नाम हैं। ये दोनों हार्मोन्स आपस एक साथ काम करते हैं और कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। एक यहाँ देखो, पहले न्यूरल कंट्रोल, और एक्चुअली दोनों का कंट्रोल एक साथ है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास आपका कार्डियक सेंटर है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कार्डियक सेंटर कहाँ पे है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइन ब्रेन, आपके पीछे वाले ब्रेन का ये हिस्सा है। ये दोनों काम करता है, कार्डियक एक्टिविटी को एक्सेलरेट भी करता है और कार्डियक एक्टिविटी को
इनहिबिट भी करता है। एसिलरेट कराता है पहले एड्रिनल ग्लैंड पे इम्पैक्ट करके और सिक्रीट करवाता है हार्मोन नॉर एड्रेनालिन। अब आपको ये ब्रेन का कंट्रोल या हार्मोन का कंट्रोल याद होना चाहिए, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो आपके दिमाग में ये ना आए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा इसको एड्रिनल ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करेगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है एंड देन हार्ट बीट हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाता है। अब इन दोनों बात से आपको एक क्या रिजल्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर जाएगा, यही होगा। उसके बाद जो आपका इनहिबिटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ये सिक्रीट करवाता है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर है ना, और ये डिक्रीज कराता है हार्ट रेट को एंड मींस इम्पल्स जनरेट कराता है, और वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के थ्रू मैसेज एंड देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ और हार्ट बीट दोनों चीज़ें डिक्रीज हो जाती है। तो उसका इम्पैक्ट जैसे यहाँ पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। हम तो एड्रिनल ग्लैंड के हैं जो आपके सामने पहले डिस्कस हो चुके हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। एक आपको ये हार्मोन के बारे में याद रखना है, थायरोक्सिन। एंड थायरोक्सिन किसका सिक्रीशन है, थायराइड ग्लैंड का। एंड थायरोक्सिन का मेन काम होता है, इट कंट्रोल्स द BMR। तो BMR में हमारा जो आता है ना, BMR को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कराने के लिए हार्ट रेट भी चेंज करना होता है। जैसे BMR इंक्रीज़ कराना है तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, एंड ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ाने से, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ाना होगा। तो थायरोक्सिन भी आपके कार्डियक एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करके लिखना है। और आज के टाइम पे प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों में इसी का है, थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन का जब भी कम सिक्रीशन हो जाता है तो BMR स्लो हो जाता है, इंसान मोटा हो जाता है और हिम्मत नहीं होती उसको अपने आप के लिए जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करने की। कुछ लोगों में थायरोक्सिन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो वो बिल्कुल हड्डी से होते हैं और हमेशा चिड़चिड़ाते रहेंगे, इतनी एनर्जी बन रही है कि खुद को रेगुलेट मीन्स खुद को वो रिलैक्स कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दोनों टाइप का प्रॉब्लम चल रहा है। ज़्यादातर इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो मोटे वाला है। एक नया आपका टॉपिक है ब्लड प्रेशर। सब ने सुना हुआ है ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर आपका जो ब्लड वेसल्स, मेनली आर्टरीज़ पर, ब्लड वेसल्स ना बोलकर आर्टरीज़ की वॉल पर जो ब्लड के थ्रू, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट के थ्रू जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर उनकी वॉल पर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या लिखा है, प्रेशर इज द pressure that is exerted by the flowing blood on the elastic walls of arteries। elastic wall क्यों बोल रहे हैं, ट्यूनिका मीडिया में एलास्टिन फाइबर है और आर्टरीज़ की जो ट्यूनिका मीडिया है थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है, इसलिए इसका नेचर जो है वो इलास्टिक होता है। हेल्स ने मेज़र किया था सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसमें, हॉर्स में। ठीक है, और उसके बाद अपने हम सब के काम में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं उसका नाम याद करो, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, वो जो आपका इधर रैप करके फिर वो हवा से प्रेस करके ना वो फिर पता लगता है क्या आपका हार्ट ब्लड प्रेशर है। तो उसको, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रख लो, स्फैग्मोमैनोमीटर। एंड ब्लड प्रेशर हमारा दो टाइप का मेज़र किया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तब आर्टरीज़ की वॉल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तब आर्टरीज़ की वॉल पर कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का जो होना चाहिए वो 120 mmHg, मर्करी की स्केल पर ये मेज़र किया जाता है, 120 mmHg होना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना चाहिए। मतलब ब्लड नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है,
देखा होगा कभी न कभी, किसी न किसी रिपोर्ट में ज़रूर देखा होगा, 120/80 mmHg। ये 120 क्या डिनोट कर रहा है? सिस्टोलिक प्रेशर, और ये 80 mmHg क्या डिनोट करता है? डायस्टोलिक प्रेशर। हमेशा याद रखना ऐसे ही लिखा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर ऑब्लिक डायस्टोलिक प्रेशर mmHg में इसको हम लिखते हैं। तो किसी का भी आप ये वैल्यू देखोगे तो पहला सिस्टोलिक का है, दूसरा डायस्टोलिक का है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ऐसा है, ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए। जो एबनॉर्मल हैं उनके लिए कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, वो अपन हम डिसऑर्डर्स में बात करेंगे, नोट कर। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अभी तक। ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल वैल्यू याद हो जाता है। अब जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है वो आप देखो। पहला ये ओबेसिटी, मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कोई कंडीशन में पहुंचा है, लेकिन ओबेसिटी की कंडीशन में जाओगे तो बीपी बढ़ जाता है। दूसरा जेंडर, ब्लड प्रेशर इनका ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज में एनर्जी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड ये स्ट्रेस एंड एक्साइटमेंट, अभी जिस दिन रिजल्ट आया था बढ़ा रहा होगा, है ना, कि किसी को स्ट्रेस की वजह से बढ़ गया कि मेरे नंबर नहीं आए, किसी का अच्छा आ गया तो एक्साइटमेंट के चक्कर में बढ़ गया। दोनों केसेस हो सकते हैं। ये जो लास्ट में लिखा है ना बॉडी पॉस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो मैंने बात करी है ना बॉडी पॉस्चर, ये जो आपके बैठने का तरीका होता है, लेटने का तरीका होता है ना, इन सब से आपके इम्पैक्ट पड़ते हैं। और ये डिसऑर्डर्स पर सवाल आपको मिलेगा, ये बात कंफर्म है। बस कर भाई, डिसऑर्डर्स समझो, ये इस डिसऑर्डर्स पर आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स के नाम देखो और इनके फिर मतलब हम समझते हैं। थ्रोम्बोसिस है, कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं, CAD, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों तो आपने लगभग सुना हुआ होगा या इसके बारे में भी सुना होगा, हार्ट अटैक आ गया है ना। और ये हार्ट फेल के बारे में भी सुना होगा आसपास। और जो थोड़े एक दो वर्ड हैं, ये दो चार हैं, इनके बारे में आपको एज समझना है। एक एक पहले देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर सुना है, एग्जैक्टली समझना है, जिसे हम एक और नाम देते हैं हाइपरटेंशन। बीपी का जो वैल्यू है मोर देन सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन 90 हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं वो इंडिविजुअल जिसका ब्लड प्रेशर इस 140 से और 140/90 से ज़्यादा आता है या फिर 140/90 आ रहा है, दैट पर्सन या दैट इंडिविजुअल इज इन द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इससे कम है तो वो हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं है। मतलब यहाँ देखो 120 से 139/80 to 89 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इस रेंज में अगर आपका ब्लड प्रेशर आता है तो वो नॉर्मल है। इसके बाद आप जाते हो तो आपका हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। इसके बाद का मतलब क्या हो जाएगा? 140/90 mmHg। तो ये इस पॉइंट से, इस वैल्यू से और इसके आगे जाओगे तो आपका कंडीशन कैसा है? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? इफेक्ट ऑफ हाई बीपी, ब्रेन हैमरेज, सबसे खतरनाक इम्पैक्ट यही है। ब्रेन हैमरेज हो जाता है जिसे हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, और इसको बोला जाता है सेरिब्रल ब्लड वेसल्स अटैक बोला जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक बोला जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक बोला जाता है। सेरिब्रो वर्ड वो आपके ब्रेन का हिस्सा है और वैस्कुलर वर्ड ब्लड वेसल्स के लिए, एंड अटैक का मतलब अटैक, है ना। और ये ज़्यादातर हमें मौका तभी देखने को मिलता है जब हाई फीवर का कंडीशन आता है। हाई फीवर, जैसे आपने सुना होगा कि किसी का फीवर 104 है ना, 104 फ़ारेनहाइट्स के ऊपर जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरा इसी का बढ़ता है। तो डॉक्टर्स या जो हमारे लोकल रेमेडिसन होता है उस टाइम का, तो पहले सबसे काम पहला यही करते हैं कि वो पानी से भीगी हुई पट्टी सर पे रखना शुरू कर देते हैं।
इसीलिए रखा जाता है कि ब्रेन हैमरेज ना हो। वो पानी क्या करेगा, कूलिंग इम्पैक्ट करेगा, तो ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है, और कम रहेगा तो ब्लड वेसल्स का ब्लड प्रेशर कम रहेगा और जो स्ट्रोक का चांस है वो कम रहेगा। डैमेज होने लगती है, आइज़ डैमेज होने लगती हैं, आइज़ की जो सप्लाई है वो भी, आइज़ में भी तो कैपिलरीज आई हैं, वो फटने लगेंगी, ब्लॉक होने लगेंगी, तो आपको दिखना कम होने लगेगा। किडनी में भी वही आपने अभी कल ही देखा है, जो आपका वो ग्लोमेरुलस है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की वॉल बस एक सिंगल लेयर ही तो है, ब्लड प्रेशर बढ़ते ही वो फट जाती है, और वो फटना मतलब किडनी का फंक्शनिंग इम्पैक्टेड होगा। कार्डियोमेगाली, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कराना है तो हार्ट का साइज़ भी बढ़ेगा, और हार्ट का साइज़ बढ़ेगा तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ये इसके इफ़ेक्ट है, नोट कर लो इसको। फिर ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, और हाइपोटेंशन की कंडीशन कब कही जाएगी, लेस देन सिस्टोलिक प्रेशर 110 हो, डायस्टोलिक प्रेशर 70, इससे कम हो, इससे कम हो, तब वो आपका वो क्या माना जाएगा, लो ब्लड प्रेशर। यहाँ तक की वैल्यू आपकी नॉर्मल है, मतलब ये आपको यहाँ ऐसे लिख लेना है, 110 से 139, 11, हाँ 111 या 10 से भी ठीक है, 111 से 139 ऑब्लिक कितना हो जाएगा, 71 से 89 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। की ज़रूरत है इसमें, सिकनेस आपको लगेगा कि मैं बीमार हो गया हूँ, जबकि कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर डो गया है बस, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और बॉडी में एनर्जी कम बनेगी, तो आप लूज या कमज़ोर सा तो फील करोगे ही करोगे। उसके बाद है वीकनेसेस लगेंगे, एनर्जी कम है तो वीकनेस तो लगेगा ही लगेगा। एंड के बारे में बात करते हैं, COD के बारे में नहीं, ये है आपका CAD, और वैसे COD तो आप समझ रहे होंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसे आप एथेरोस्क्लेरोसिस भी के नाम से जानते हो, और यही टर्म ज़्यादा यूज़ होगा, ये थोड़े बहुत पेशेंट्स में आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस है। आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी ऑफ हार्ट, अरे सॉरी आफ्टर मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ये है आँख का रेडनेस का इम्पैक्ट, अफेक्ट द कोरोनरी आर्टरी ऑफ हार्ट। कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, हार्ट वॉल की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब जब उसको इम्पैक्ट करेगा तो हार्ट की सप्लाई कम हो जाएगी, और हार्ट की सप्लाई कम मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन स्लो या इम्पैक्ट होगा। और ये होता किसकी वजह से है, एक तो कैल्शियम के सॉल्ट के डिपोजिशन की वजह से होता है, फैट के डिपोजिशन से, और वो भी फैट का नाम आपको पता है, कोलेस्टेरॉल। किसका, ये फैट एक है जिसका नाम आपने सुना है कि कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, तो कोलेस्टेरॉल के डिपोजिशन से होता है। एंड फाइब्रस टिश्यू आपने देखा है, आपका जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है उधर भी फाइबर्स होते हैं, ट्यूनिका मीडिया है उधर भी फाइबर्स होते हैं। अगर ट्यूनिका एक्सटर्ना में कोलेजन फाइबर बढ़ जाता है तो वो आर्टरीज जो है ना वो हार्डनेस की तरफ बढ़ जाती हैं, उसकी जो वॉल है वो हार्ड होने लगेगी, और जब हार्ड होने लगेगी उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से जब ब्लड पंप होता है तो इलास्टिक होगा तो बीपी वो डायमीटर बढ़ा लेगा, डायमीटर बढ़ा तो बीपी उतना नहीं बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा। अब जब वॉल हार्ड हो गई तो डायमीटर एक्सपेंशन कम होगा या नहीं होगा, अब जब नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फाइब्रस टिश्यू भी ब्लड वेसल्स की वॉल में नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, इसकी वजह से भी आपका ये CAD होता है। दूसरा एक पहला ये इम्पैक्ट है कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं इनका डिपोजिशन ब्लड वेसल्स की वॉल में हो जाता है। ब्लड वेसल्स की वॉल मेनली कौन सी, आर्टरीज की वॉल में अगर कैल्शियम सॉल्ट का डिपोजिशन हुआ तो अगेन वही हार्डनेस ऑफ द वॉल इंक्रीज कर जाती है। जो हार्डनेस ऑफ द वॉल इंक्रीज हुई तो फिर से वही क्या होगा, BP बढ़ जाएगा।
और लास्ट वन इज द कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल की जब बात करते हैं तो ये आर्टरीज के ल्यूमेन में डिपॉजिट होने लगती हैं। इन ल्यूमेन में क्या, इनकी वॉल जो अंदर का ल्यूमेन है ना, उस तरफ, उस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे नहीं, इनर सरफेस पे कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन होने लगेगा। और जब कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन ल्यूमेन की तरफ होने लगेगा तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डायमीटर कम हुआ तो बात आपको बिल्कुल क्लियर है, अगेन दैट कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो 3 रीज़न हैं। फाइब्रस टिश्यू बढ़ा तो हार्डनेस ऑफ द वॉल बढ़ेगी, कैल्शियम का सॉल्ट का डिपोजिशन हुआ, वॉल में ही डिपोजिशन हुआ, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ द वॉल एंड दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एंड कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन हुआ तो ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी डिक्रीज करेगी एंड दैट रिजल्ट्स इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड क्या बोला मैंने, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल दैट कॉजेज अ एक्यूट पेन, थोड़ा सा एक दर्द सा होता है और हार्ट वाले रीजन पे थोड़े टाइम के लिए, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो जाती है वो ठीक हो जाता है। तो कई लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि अरे मुझे तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना। नहीं आ रहा होता है ना, वो डर के मारे हार्ट अटैक बुला लेते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब ये दिल का मामला होता है ना तो लोग डरते बहुत हैं। पेक्टोरिस अफेक्ट द मसल्स ऑफ हार्ट एंड कॉज ड्यू टू द रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आप कई दिनों का कमरा बंद पड़ा है और आपने दरवाज़ा खोला और आप चले गए अंदर, कुछ टाइम, जैसे अभी गर्मियों के दौर में ज़्यादा होता है, हीट की वजह से ऑक्सीजन कम रहता है उस कमरे में, कई दिनों तक अगर वो बंद पड़ा है तो आपको हो सकता है कि ये वाली कंडीशन में जाना पड़े कुछ टाइम के बाद, 5-10 मिनट के बाद। लेकिन उसमें ये नहीं कि आपका हार्ट अटैक आ गया, अभी तो आप ठीक बचोगे। हम पे कई बार ऐसा हो चुका है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं चाहिए। घबराए तो फिर गए। मैं 2-1 बार पहले तो घबरा जाता था कि हाँ हार्ट अटैक आ गया, इतनी जल्दी हार्ट अटैक आ गया। तो फिर मैं एक बार पहुँच भी गया था मिलने डॉक्टर साहब से, मतलब ठीक होने के बाद कि मैंने ऐसे कहा ऐसे दिक्कत होती है, हुई थी आज। कहते कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही है, वो तो होएगा, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जब सबसे जो कॉमन है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, चेस्ट वाले रीजन पे थोड़ा सा पेन बढ़ होता है, फिर उसके बाद सही हो जाता है। हार्ट फेल किस कंडीशन को बोलेंगे, जब आपके हार्ट की मसल को क्या हो, ब्लड, हार्ट की मसल नहीं बोलेंगे, हार्ट ब्लड सप्लाई एफिशिएंटली ना करे, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ठीक से ना हो, स्टेट ऑफ हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियक आउटपुट कितना था, 1 मिनट का 5 लीटर के अप्रॉक्स होता था, अभी वो क्या हो जाए 2 लीटर 3 लीटर के आसपास हो जाए तो हार्ट फेल हो गया। वो डिपेंड करता है किस पर, जो आपका ऐसे नोड है, इम्पल्स कैसा जनरेट कर रहा है, इम्पल्स जनरेशन पर डिपेंड करता है मेनली उसका। और जो हमारा नर्वस कंट्रोल है और हार्मोनल कंट्रोल है वो तो इमरजेंसी के केस में आता है। मेनली हार्ट फेल होता है इम्पल्स जनरेशन कम इंटेंसिटी का जनरेट हो रहा हो, या फिर उनकी इम्पल्स जनरेशन का रेट कम हो जाए। क्या हो जाए, रेट कम हो जाए तो आपका हार्ट फेल की कंडीशन में हो जाता है। एक आपने सुना होगा कि वो लग जाता है, पेस मेकर लोग लगवा लेते हैं। पेस मेकर वही लगवाते हैं जिनका इम्पल्स जनरेशन रेट, क्या ऐसे नोड का इम्पल्स जनरेशन रेट याद है, 70 से 75 टाइम्स पर मिनट वो जनरेट करता है। इसलिए हमारे हार्ट, जो हमारा नॉर्मल हार्ट बीट है वो 70 से 72 टाइम्स पर मिनट के आसपास बीच में रहता है। वो इम्पल्स जनरेशन मान लो कि 40 टाइम्स हो गया तो हार्ट बीट भी तो उतना ही रहेगा। ऐसे इंडिविजुअल को इस हार्ट बीट के साथ, वो इंडिविजुअल नॉर्मली तो जी नहीं सकता, तो उसको एडिशनली आर्टिफिशियली आपको पेस मेकर लगवाना पड़ता है। पेस मेकर वो करता क्या, जो आर्टिफिशियली ऑपरेशन से लगाते हैं, वो इसी रेट से इम्पल्स जनरेशन करता है और जिससे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नॉर्मली कर रहा होता है। हाँ, ऐसे इंडिविजुअल जिन पे पेस मेकर लग जाता है उनका न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल कट ऑफ हो जाता है। मतलब
अगर आप ऐसे इंडिविजुअल से मिलोगे जिसके पास पेसमेकर लगा हुआ है, वो इमरजेंसी की सिचुएशन में जाएगा तो उसका हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, वो इमरजेंसी सिचुएशन से अपनी बॉडी को स्किप नहीं करा सकता। ब्रेन चाहेगा, बॉडी स्किप नहीं करा सकता क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम होती है। तो हार्ट फेल का मेन रीज़न क्या है? इम्पल्स जनरेशन का नंबर या रेट कम हो जाए तो आपका हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट अटैक, जिसे आपने एक नाम और पहले पढ़ चुके हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और ये क्या है? सडन डैमेज हो जाए किसका? कार्डियक मसल का, ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। ब्लड बोले तो ऑक्सीजन। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि वो एंजाइना पेक्टोरिस का जब दौर आता है ना, उसमें भी यही है, एटमॉस्फेयर एयर में ऑक्सीजन कम हुआ तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तो वो चेस्ट पेन के फॉर्म में आपको फील होने लगता है। अब वो जो ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, उस दौर से, उस कंडीशन से आपको ना तुरंत स्किप करा लेना चाहिए। अगर बहुत लंबा वो दौर रहा, वो बहुत लंबे टाइम तक ऑक्सीजन सप्लाई कम रही, तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक का रीज़न बन सकता है एंजाइना पेक्टोरिस, लेकिन वो एंजाइना पेक्टोरिस ही हार्ट अटैक नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाए कार्डियक मसल को, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक या कार्डियक इन्फ्रैक्शन। एक आपका है कार्डियक अरेस्ट, इसमें आपका पूरी तरह से हार्ट की एक्टिविटी बंद हो जाए। एंड लास्ट वन इज द थ्रोम्बोसिस, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल एनीवेयर इन द बॉडी। कहीं पे भी ब्लड क्लॉट बन जाता है, जहाँ ब्लड क्लॉट बना उसके आगे ब्लड सप्लाई ब्लॉक, और उसके आगे जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक, तो उस जहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा वो हमारा बॉडी का पार्ट काम करना बंद करने लगता है धीरे धीरे। और हार्ट अटैक के लिए एक और चीज़ें याद रखना है, जो कोरोनरी आर्टरीज़ का नंबर है वो 3 है, 4 है, सॉरी 3 नहीं 4 है। और ये 4 आर्टरीज़ हैं जो आपके हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनमें से इनके ब्लॉकेज की वजह से भी सप्लाई ऑफ ब्लड कम हो जाता है। एक सप्लाई कम हुआ, एक ब्लॉकेज हो गया तो आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया, 2 ब्लॉक हुआ तो 2 बार हार्ट अटैक कम आ गया, तीसरी बार जब होता है तो कहानी ख़त्म, चौथी बार नहीं। एक ब्लड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई इतना नहीं कर पाता कि हार्ट हमारा ढंग से काम कर पाए, इवन 2 नहीं कर पाता, 2 तक है तो आप बड़े क्रिटिकल कंडीशन में चले जाते हो। इसलिए जब 2 बार हार्ट अटैक आ जाता है तो तीसरी बार के लिए डॉक्टर आपको ना बड़ा सावधान कर देता है कि घर वालों को समझाता है खूब कि भाई इनको स्ट्रेस में मत भेजना या फिर ऐसे कर मत करना। अगर वो ब्लॉकेज है तो बोलता है कि बाईपास सर्जरी करवा लो, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर नहीं